चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए, अभी तक हमने जो चैप्टर्स कवर किए थे उनके अंदर हमने देखा था कि अगर एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या करना है, एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो क्या करना है। अब चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है पहले तो हमें ये समझना जरूरी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिफरेंस बताया गया है किसका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। सबसे पहले इनको समझते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। इसका मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी कि जो पुराना एग्रीमेंट था पार्टनर्स के बीच में, उस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया जाएगा और पार्टनर्स, कोई एडमिशन हो रहा है, किसी पार्टनर का नया पार्टनर आ रहा है, रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे उसको बोलेंगे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस। यानी कि इसमें हो सकता है बिजनेस बंद हो या बिजनेस बंद ना हो, क्योंकि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं दे मे एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस अंडर अ न्यू अग्रीमेंट। वो लोग अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, और वो बचे हुए पार्टनर्स क्या करेंगे, वो अपना एक नया एग्रीमेंट बना लेंगे। ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब होता है फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एंड। फर्म ने अपना बिजनेस बंद कर दिया बिल्कुल, तो कंपनी बंद हो गई। यहां पर क्या होगा, एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड, क्योंकि कंपनी बंद हो गई एसेट्स को बेच देते हैं, लायबिलिटीज को पे कर देते हैं, और जो पैसा बच जाता है उससे कंपनी के जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट को सेटल करते हैं। किसी को देना है पेमेंट तो उस पार्टनर को पेमेंट दे देते हैं, किसी पार्टनर से पेमेंट अगर लेनी है तो उस पार्टनर से पेमेंट ले लेते हैं। तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो पहला वाला था, पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व होती है तो कंपनी आगे चल सकती है, क्योंकि इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता। बट अगर सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किस तरीके से हो सकता है, देखिए लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड इन फॉलोइंग केसेस। इन सारे केसेस के अंदर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है या हो सकती है। पहला है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनर्स के बीच में चेंज हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर्स को निकाल देना बिजनेस में से, डेथ हो जाए पार्टनर की, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म खोली गई थी और वो टाइम अगर पूरा हो जाता है तो उस केस में भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे कैसे हो सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म हो सकता है कुछ केसेस के अंदर, जिसमें पहला है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, तो पहला पार्ट आता है इसमें विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट के इंटरफेयर करे बिना। पहला केस इसके अंदर म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि सारे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं अगर उस बिजनेस को बंद करने के लिए, तो जब एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बन सकती है तो इसका मतलब है एग्रीमेंट से वो खत्म भी की जा सकती है। ये सेक्शन 40 के अंदर आता है। डिटेल में इसलिए बढ़ा रहा हूं इतनी ज्यादा बिकॉज एमसीक्यू आते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए। तो पहला केस हो गया कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना, उसके अंदर पहला केस हो गया कि पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट से बिजनेस को बंद कर सकते हैं। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेक्शन 41 के अंदर कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। कौन कौन से केसेस के अंदर, वो केसेस अभी देख लेते हैं हम। तो पहला पॉइंट अभी देखेंगे इसके अंदर की कंपल्सरी डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का कब होता है। पहला पॉइंट है इसके अंदर जब ऑल और ऑल बट वन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, यानी कि ये सबसे ऊपर ऊपर लिखा हुआ है पहला पॉइंट, यानी कि सारे पार्टनर्स
या कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है उस केस में भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है। या सेकंड पॉइंट दे रखा है व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, यानी कि जब कंपनी का बिजनेस लॉ के अगेंस्ट, कानून के अगेंस्ट हो जाए, उस केस में भी बिजनेस बंद हो सकता है। थर्ड केस दे रखा है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ इवेंट हो जाए, कौन कौन से, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, और फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच फर्म वाज फॉर्म्ड, जिस काम के लिए कंपनी खोली गई थी वो काम पूरा हो जाए, एक्सपायरी ऑफ पीरियड, जिस पीरियड के लिए कंपनी खोली गई थी वो पीरियड, वो टाइम पूरा हो जाए। उसके बाद है फोर्थ केस बाय नोटिस, जब कंपनी का टाइम फिक्स नहीं होता कितने टाइम के लिए फर्म खोली गई है, या इट इज एट विल, यानी कि कंपनी अपनी मर्जी से चलेगी, उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो कोई भी पार्टनर बाकी पार्टनर्स को नोटिस देकर कंपनी को, फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो ये सारे के सारे वो केसेस थे जहां पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। अब केसेस देखते हैं जहां पर बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है। इन सारे केसेस में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी बंद हो जाए, वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाए। जैसे पार्टनर कोई पागल हो जाता है, या पार्टनर, कोई और पार्टनर अपना काम करने के लायक नहीं रहता, तो बाकी पार्टनर्स फाइल कर सकते हैं केस कि जी अब इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना चाहिए। या कोई पार्टनर किसी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यानी कि कोई ऐसा काम उसने किया है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो सकता है, तो बाकी पार्टनर फाइल कर सकते हैं केस। या एग्रीमेंट ब्रीच करता है, वो एग्रीमेंट के अगेंस्ट चलते हैं पार्टनर्स। या उसने अपना इंटरेस्ट बिजनेस के अंदर किसी और पार्टनर को और किसी पार्टी को ट्रांसफर कर दिया बगैर बाकी लोगों से डिस्कस किए हुए। या कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाए फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस, कोर्ट को ये लगता है कि ये बिजनेस अब लॉस में ही चलेगा हमेशा, इसलिए कंपनी, कोर्ट उसका ऑर्डर दे सकता है कि इसे बंद कर दो। या कोर्ट को कोई और ऐसा रीजन लगता है जिसकी वजह से कोर्ट कहता है ये बिजनेस बंद होना चाहिए, उस केस में भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। यहां पर नीचे डिफरेंस दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आप अपने एंड पे कर सकते हैं इसको, ये इजी है क्योंकि मैंने सारा समझा दिया। उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, यानी कि जब डिसोल्यूशन होगा तो अकाउंट की सेटलमेंट किस तरीके से करी जाती है। सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये सारी की सारी चीजें मेंशन है। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि सबसे पहले क्या कहता है वो, लॉस और किसी कैपिटल में कोई डेफिशिएंसी है उसको हम पूरा करेंगे प्रॉफिट्स में से। उसके बाद भी अगर कमी पड़ जाती है तो कैपिटल में से देंगे, और एंड में वो पार्टनर से पैसा रियलाइज करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अगर अब भी पैसा कम पड़ जाता है। तो ये पॉइंट दोबारा समझ लो एक बारी। लॉस, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सबसे पहले प्रॉफिट में से पे करेंगे, उसके बाद कैपिटल में से पे करेंगे, उसके बाद पार्टनर से लेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। सेकंड पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, सारे के सारे कंपनी के एसेट्स को बेच देते हैं, और जो पैसा मिलता है या पार्टनर्स ने अगर कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है उसको भी मिलाकर, यानी कि सेल ऑफ एसेट्स और पार्टनर्स के द्वारा दिया गया पैसा, उसको किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटसाइड डेट पे करते हैं कंपनी के। उसके बाद जो पैसा बच जाता है, लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स ने अगर कंपनी को लोन दे रखा है उसकी पेमेंट करते हैं। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को पैसा, पार्टनर को उनका पैसा वापस कर देते हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। अब समझते हैं फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट, ये आता है सेक्शन 49 के अंदर। इसका क्या मतलब है, फर्म्स डेट का मतलब होता है वो सारा की सारा पेमेंट जो कंपनी ने आउटसाइडर्स को देना है, जो कंपनी ने आउटसाइडर्स को पे करना है, वो होता है सारा की सारा फर्म्स डेट। प्राइवेट डेट, डेट which a partner owes in his personal capacity are called private debt, यानी कि अगर एक पार्टनर है उसने किसी को पेमेंट देनी है बाहर, फर्म से बाहर, वो उसका प्राइवेट डेट कहलाएगा, उसकी प्राइवेट लायबिलिटी कहलाएगी। अब यहां पर क्या रूल है आगे, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म के एसेट्स बेचकर जो पैसा आएगा, इट इज यूज्ड टू पे ऑफ फर्स्ट
कंपनी के डेट पहले पे करेंगे, उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो उसको पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। उसके बाद अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्राइवेट एस्टेट ऑफ पार्टनर, पार्टनर का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको बेच देते हैं, उससे जो पैसा मिलेगा सबसे पहले उस पार्टनर के प्राइवेट डेट को पे किया जाता है। उसके बाद भी अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो उसका इस्तेमाल फिर फर्म के डेट को पे करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, यानी कि डिसोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो कौन कौन सी चीजें बनती हैं, कैसे कैसे एंट्रीज पास होती हैं, ये सारी की सारी चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहला अकाउंट बनता है इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है जो एडमिशन और रिटायरमेंट में बनता था, ये बिल्कुल अलग अकाउंट है, इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद आएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेंगे, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेंगे, फिर कैश या बैंक अकाउंट बनेगा। तो इसमें ये 4 चीजें प्रिपेयर होती हैं। सबसे पहले समझते हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए खोला जाता है ताकि कंपनी अपने एसेट्स वगैरह को सेल ऑफ कर सके और अपनी जो क्रेडिटर वगैरह हैं, जो लायबिलिटीज हैं, उनकी पेमेंट कर सके। और रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इसका पर्पस क्या होता है, एसेट्स को बेचने पर और लायबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद नेट जो बचा वो प्रॉफिट बचा या वो लॉस बचा कंपनी के पास। अब एंट्रीज कौन कौन सी पास होती हैं इसमें। सबसे पहले क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। क्या करते हैं हम, हमारे क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दे रखी होती है फर्म की, उस बैलेंस शीट में से ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक, कैश और बैंक के अलावा सारे एसेट्स को उनकी बुक वैल्यूज पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी जर्नल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में मैं सारे एसेट्स लिख देता हूं। अब यहां पर कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, ओनली दोज एसेट्स which can be converted into cash are transferred to realization account। सिर्फ वो एसेट्स जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको ही ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि P&L का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करनी है, बट ये सारी चीजें ट्रांसफर करनी है आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी है उसकी। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आपने ये सारी की सारी चीजें ट्रांसफर कर देनी है। ये पहली चीज होगी, एसेट्स बंद करना। इसके बाद क्या आता है अगला, अगला है इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रोविजन, अगर किसी एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन दिया हुआ है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट या डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, इस केस में क्या करते हैं हम, एसेट्स को उसकी ग्रॉस फिगर पे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो प्रोविजन होता है उसको अलग से ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में। जैसे एग्जांपल दे रखा है, डेटर 50,000 के हैं, उसके ऊपर प्रोविजन बना हुआ है 4,000 रुपए का, तो डेटा तो आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में डेबिट साइड में, और जो प्रोविजन है वो हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर 50,50 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रियलाइजेशन 4,000। तो बेसिकली इस टाइप का अगर कोई भी प्रोविजन है तो ये वाली जर्नल एंट्री आप बनाएंगे, प्रोविजन मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारे डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड पॉइंट, कैश और बैंक को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना है। फोर्थ पॉइंट, जितने भी एसेट्स आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में वो सारे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करने हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कैश और बैंक ट्रांसफर करना है, सॉरी कैश और बैंक ट्रांसफर नहीं करना है, और एसेट्स हमेशा बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। ये सारी स्टोरी हो गई एसेट साइड के लिए। अब लायबिलिटी साइड से क्या करना होता है अपने बैलेंस शीट में से, लायबिलिटीज को उठाइए और उनको रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में लिखना है। तो एंट्री बनेगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या बातें ध्यान रखनी है यहाँ पर, सिर्फ वो लायबिलिटीज विच रिलेट टू थर्ड पार्टीज, सिर्फ इनको ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में।
जैसे क्रेडिटर, वीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर लोन, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पार्टनर की वाइफ का लोन या पार्टनर के हस्बैंड का लोन। पार्टनर का खुद का लोन ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है, तो पार्टनर की वाइफ या हस्बैंड का लोन ट्रांसफर करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, पार्टनर्स लोन आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बनता है और उसकी अलग से पेमेंट होती है, ठीक है, इसलिए पार्टनर्स लोन अकाउंट को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके बाद अगर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, जैसे जनरल रिजर्व वगैरह है या P&L का क्रेडिट बैलेंस है, उनको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, उनको सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो P&L होगा, कोई रिजर्व होगा, ये सारी की सारी चीजें आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। ये एंट्री और आदि आगे है, कंटीजेंसी रिजर्व है, P&L है, WCR है, सब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब समझते हैं WCR की ट्रीटमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैसे ट्रीट किया जाता है। देखिए इसमें कुछ केसेस होते हैं, मैं सीधा एग्जांपल पे चलूंगा, इससे हम समझ जाएंगे सारे केसेस किस तरीके से इनकी एंट्री होगी। दो पार्टनर हैं, लवन्या एंड प्रिया दो पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है 2:1, एंट्रीज पास करनी है। ये सारे के सारे केसेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के हैं। अब ध्यान से समझते जाना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है 1.5 लाख रुपए का बैलेंस शीट के अंदर, और कोई लायबिलिटी नहीं है उसके बदले में, तो कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ये चीज हम पहले सीख चुके हैं। सिंपल क्या करूंगा मैं, ये सारा की सारा रिजर्व उठाकर दोनों पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। तो WCR डेबिट टू लवन्या कैपिटल अकाउंट टू प्रिया कैपिटल अकाउंट, उनकी रेशो में। यहाँ पर नई रेशो पुरानी रेशो का कोई चक्कर नहीं है, एक ही रेशो गिवन होती है, तो इजीली आपने उस रेशो में उठाकर ट्रांसफर कर दिया। सेकंड केस में आते हैं, रिजर्व पड़ा हुआ है 1.5 लाख का और कहता है उसके बदले में लायबिलिटी है 90,000 रुपए की। अब क्या करना है, सबसे पहले जितनी लायबिलिटी है ना उतना रिजर्व आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे पहले। तो पहली एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू रियलाइजेशन 90,000 रुपए, बाकी जो रिजर्व बच गया वो ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में। तो WCR डेबिट टू लवन्या कैपिटल टू प्रिया कैपिटल, उनकी जो रेशो गिवन है उसमें, और यहां पर आपने रियलाइजेशन में क्रेडिट किए 90,000 रुपए, तो ये लायबिलिटी थी जो हमें पे करनी है। यहां पर देखो ये थर्ड एंट्री बनाई C, सेकंड पार्ट की थर्ड एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब हम इस लायबिलिटी की पेमेंट भी करेंगे। तो पहले मैंने रियलाइजेशन में वो लायबिलिटी ट्रांसफर करी, उसके बाद उस लायबिलिटी को पे कर दिया। ये सेकंड केस हो गया मेरा। थर्ड में आते हैं, अब 1.5 लाख रुपए का रिजर्व और लायबिलिटी भी है 1.5 लाख रुपए की। तो हमने क्या सीखा सेकंड पार्ट में, लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं पहले, तो यहाँ पर जितने का रिजर्व है उतनी लायबिलिटी है, तो सिंपल काम करना है, WCR टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा और फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको मैंने पेमेंट कर दिया। ये मेरा थर्ड केस खत्म हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ केस की। फोर्थ केस कैसा है, WCR है आपका 1.5 लाख का, यानी कि रिजर्व बना रखा है 1.5 लाख का और लायबिलिटी आ गई आपकी 2 लाख रुपए की, यानी कि यहां पर आपको रिजर्व कम पड़ जाएगा। तो पहले क्या रूल है कि भाई लायबिलिटी उठाओ और उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। अब यहां पर क्या पंगा है, आपके पास रिजर्व सिर्फ 1.5 लाख का है जबकि लायबिलिटी है आपकी 2 लाख की। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने पूरा की पूरा रिजर्व उठाया 1.5 लाख रुपए का और वो मैंने ट्रांसफर कर दिया पहले रियलाइजेशन अकाउंट में। तो WCR डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1.5 लाख रुपए। अब मुझे पेमेंट कितनी करनी है, पेमेंट करनी है मुझे 2 लाख रुपए की। तो मैंने क्या करा, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया 2 लाख रुपए की, जितनी मुझे पेमेंट करनी थी। देखिए जितना रिजर्व है आपके पास उससे ज्यादा तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो पेमेंट करनी है वो ज्यादा थी, इसका मतलब है मैं पूरा की पूरा रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा पेमेंट करने के लिए। तो मैंने पूरे की पूरे 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और पेमेंट करनी है 2 लाख रुपए की, मैंने वो 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। अब पांचवा केस कहता है देयर वाज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि कोई रिजर्व नहीं था बट कंपनी को फिर भी
कंपनसेशन पे करना है वर्कर्स को 40,000 रुपए का, तो इसकी बड़ी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लायबिलिटी पे करने की एंट्री हो गई। तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपए। तो हमने दो चीजें सीख ली, एसेट्स की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, लायबिलिटीज की कैसे करनी है, और WCR का ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब अगली चीज और सीख लेते हैं कि एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी क्या करती है, एसेट्स को बेच देती है। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स में क्या करना है आपने, देखिए पहली चीज, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, अगर आप सारे एसेट्स को कैश में बेच दोगे तो आप एंट्री बनाओगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज एंट्री फॉर एसेट सोल्ड फॉर कैश। एक तो ये चीज हो गई। बट कभी कभी ऐसा भी होता है इस चैप्टर के अंदर, कोई पार्टनर बोलता है कि मैं ये एसेट ले लूंगा, तो अगर पार्टनर एसेट ले रहा है तो जितनी वैल्यू पे उसने एसेट लिया उसकी एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पार्टनर एसेट ले रहा है, जितनी वैल्यू पर ले रहा है, फॉर एग्जांपल बुक्स में लिखा हुआ है स्टॉक है 10,000 रुपए का, और पार्टनर ने बोला मैं स्टॉक को 8,000 रुपए में ले लूंगा, तो आप ये वाली जो एंट्री पास करोगे आप इसको 8,000 रुपए से पास करेंगे। थर्ड चीज, इफ एसेट इज गिवन अवे टू अ क्रेडिटर, अगर हम किसी क्रेडिटर को एसेट देते हैं इन पार्ट और फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, यानी कि उसकी पूरी पेमेंट करने के लिए या कुछ हिस्से की पेमेंट करने के लिए, तो क्या करना होता है, एग्रीड अमाउंट ऑफ एसेट इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लेम ऑफ क्रेडिटर एंड द बैलेंस इज पेड टू हिम। अभी नीचे एग्जांपल लेंगे, नो एंट्री इज पास्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द क्रेडिटर। इसको समझाता हूं एग्जांपल से। एक क्रेडिटर है, 1,00,000 रुपए हमने उसको देने हैं और उसने एग्रीमेंट किया हमारे साथ, उसने कहा भाई ठीक है, आपका स्टॉक है जिसकी बुक वैल्यू 80,000 है, मैं उसको 70,000 रुपए में ले लूंगा और बैलेंस आप मुझे कैश दे देना। तो 1,00,000 रुपए में से 70,000 का तो उसने स्टॉक ले लिया हमसे, तो इस जो एसेट ले लिया उसने उसकी एंट्री पास नहीं करते हैं। बट जो बाकी बच गया 30,000 रुपए जो हमने कैश दिया उसकी एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और देखिए यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रियलाइजेशन ऑफ एसेट, इट इज अज्यूम्ड एसेट हैज नॉट बीन रियलाइज्ड बाय द फर्म, इट हैज नॉट रियलाइज्ड एनी अमाउंट। यानी कि किसी एसेट को बेचने के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से क्वेश्चंस में उस एसेट को नहीं बेचेंगे। अगला पार्ट, एंट्री ऑफ पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज, चाहे रिकॉर्ड करी हो चाहे रिकॉर्ड ना करी हो, तो जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं उनको हम पे कर देते हैं, सिंपल। तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। और अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी ले लेता है तो जैसे एसेट लेने की एंट्री पास करी थी हमने, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर टू रियलाइजेशन करा, लायबिलिटी लेने पे एंट्री उल्टी बना दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर एंट्री उल्टी हो गई। उसके बाद एक और टॉपिक है पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये मैं आज की क्लास में नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।